तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के शुरुआती सफर पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत है वो कांग्रेस के शुरू के लगभग 2 दशकों पर रोशनी डालते हैं। जिन्हें उदारवादी चरण कहा जाता है ना? हाँ वही। और फिर उसके ठीक बाद जो एक नया दौर आया, गरम दल वालों का, मतलब चरमपंथियों का। असल में ये एक ही आंदोलन के अंदर दो अलग अलग सोच की कहानी है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों गुटों को समझें, नरम दल और गरम दल। उनकी नेता कौन थे, उनकी सोच क्या थी, तरीके क्या थे, और उनमें फर्क क्या था। क्योंकि दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों भारत का भला चाहते थे, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। सही कहा। हाँ, ये विरोधाभास तो शुरू से ही था। एक तरफ वो लोग जिनका मानना था कि भाई ब्रिटिश सरकार सुनेगी, बस सलीके से बात रखनी है, संवैधानिक तरीकों से। हाँ। और दूसरी तरफ वो जो कहते थे कि नहीं, हमें स्वराज्य चाहिए, पूरी आजादी, और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए पहले नरम दल से ही शुरू करते हैं, उदारवादी। हाँ, बताइए कौन थे ये लोग, क्या सोच थी इनकी? देखिए, ये कांग्रेस का पहला दौर था, लगभग 20 साल। इसमें बड़े नाम थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले भी। गोखले हाँ, गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। हाँ वही। इन नेताओं का ब्रिटिश न्याय और उनकी उदारता में काफी विश्वास था। वो सोचते थे कि अंग्रेज मूल रूप से न्यायप्रिय हैं। अच्छा, तो उनका लक्ष्य टकराव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आक्रामक राष्ट्रवाद उनका मकसद नहीं था। वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहते थे। संवैधानिक दायरे से मतलब? याचिकाएं देना, हाँ, प्रार्थना पत्र भेजना, अपने प्रतिनिधिमंडल भेजना। फिर वो हर साल अधिवेशन करते थे, उसमें प्रस्ताव पास करते थे, भाषण देते थे। यानी बातचीत और तर्क से अपनी बात मनवाना। बिल्कुल। जैसे मैंने गोखले का जिक्र किया, उन्होंने 1897 में वेल्बी आयोग के सामने गवाही दी थी। ये आयोग भारत में बढ़ते सरकारी खर्चों की जांच कर रहा था। तो गोखले ने वहां जाकर भारत का पक्ष रखा। ये उनके काम करने का एक तरीका था। लेकिन एक बात जो स्रोतों में आती है कि ये नेता ज्यादातर शहरी थे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार। हाँ, ये सही है, ज्यादातर प्रोफेशनल वर्क से थे। हम्म। और इसी वजह से एक आलोचना भी होती है इनकी क्या? कि आम जनता से, खासकर गांव के किसानों, मजदूरों से उनका सीधा जुड़ाव उतना नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने तो कहा भी था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो मतलब उनका फोकस ऊपरी स्तर के सुधारों पर ज्यादा था। हाँ, जैसे सिविल सेवाओं में भारतीयों को ज्यादा मौके मिले, विधान परिषदों में सुधार हो, प्रशासन बेहतर हो। उनका अंतिम लक्ष्य था औपनिवेशिक साम्राज्य के भीतर स्वशासन। मतलब ब्रिटिश राज खत्म करना नहीं। नहीं, उस वक्त वो ये नहीं सोच रहे थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज के अंदर ही भारतीयों को ज्यादा अधिकार मिले। अच्छा, तो ये जो संयम वाला, ब्रिटिश सिस्टम में विश्वास वाला नजरिया था, ये ज्यादा चला नहीं फिर? नहीं, देखिए, स्थितियां बदल रही थी और बहुत से लोगों को लगने लगा था कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। यहीं से गरम दल की एंट्री होती है, जी लगभग 1906 के आसपास। बिल्कुल। ये एक बड़ा बदलाव था। इसमें मुख्य नेता थे लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हाँ, और साथ में अरविंदो घोष भी। इन लोगों ने कांग्रेस की राजनीति को एक नई आक्रामक दिशा दी। इनका क्या मानना था? उदारवादियों से अलग कैसे थे ये? इनका साफ मानना था कि ये जो याचिका और प्रार्थना का तरीका है, ये एक तरह की राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, कमजोरी की निशानी है। अच्छा, तो फिर रास्ता क्या था इनके हिसाब से? इनके हिसाब से रास्ता था आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, जरूरत पड़े तो बलिदान, और सबसे जरूरी जन आंदोलन, जनता को साथ लेकर चलना। और इनका लक्ष्य वो स्वशासन वाला नहीं था? नहीं, इनका लक्ष्य साफ था, स्वराज, यानी पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर नहीं, उससे बाहर। और इसके लिए वो जनता को सीधे जोड़ना चाहते थे। हाँ, जैसे तिलक जी ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव शुरू किए। मकसद था लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाना, उन्हें संगठित करना। तिलक का वो नारा तो बहुत मशहूर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। इसी वजह से अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। और उन्हें जेल भी हुई थी शायद। हाँ, 1908 में उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया था। वहीं उन्होंने गीता रहस्य लिखी। उनका निधन फिर 1 अगस्त 1920 को हुआ। और लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। हाँ, लाला जी भी जन आंदोलन पर बहुत जोर देते थे। वो इटली के क्रांतिकारी माजीनी से बहुत प्रभावित थे। उनकी किताब का उर्दू में अनुवाद भी किया था।
उनकी मृत्यु तो बड़ी दुखद परिस्थितियों में हुई थी। हाँ, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी में लगी चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। और अरविंदो घोष? अरविंदो घोष ने भी खासकर बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन में बहुत उग्र भूमिका निभाई थी। बाद में वो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। तो ये साफ तौर पर दो अलग धाराएं थीं कांग्रेस के अंदर, एक सुधारवादी, दूसरी क्रांतिकारी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से एक सिस्टम के अंदर काम करना चाहती थी, दूसरी सिस्टम को बदलना चाहती थी। एक याचिकाओं पर भरोसा करती थी, दूसरी जनता की ताकत पर। और लक्ष्य भी अलग थे, स्वशासन बनाम स्वराज। बिल्कुल। और इसी तनाव ने, इसी बहस ने, इसी खींचतान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। दोनों का अपना योगदान रहा। हाँ, ये समझना जरूरी है। उदारवादियों ने एक तरह से नींव रखी, जिस पर चरमपंथियों ने फिर संघर्ष की इमारत खड़ी करने की कोशिश की। सही कहा। एक के बिना दूसरा शायद उतना प्रभावी ना होता। दोनों ने मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। वाकई, ये दो अलग नजरिए, इनका टकराव और कभी-कभी इनका संगम, इसी से आजादी की लड़ाई की शक्ल बनी। बिल्कुल। चलते चलते एक सवाल मन में आता है, ये स्रोतों से थोड़ा हटकर है, बस सोचने के लिए, कि अगर मान लीजिए शुरू में ही कांग्रेस पर या तो सिर्फ नरम दल हावी होता या सिर्फ गरम दल, या फिर अगर इनके तरीके बहुत पहले ही मिल जाते, तो क्या आजादी का रास्ता कुछ अलग होता? ये सोचने वाली बात है। इतिहास में अगर मगल तो हमेशा रहता है, लेकिन हाँ, ये दिलचस्प सवाल है कि तब आंदोलन की दिशा क्या होती।